इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे NGO यानी समाजी कामों में एक जाना पहचाना नाम शहनवाज अंसारी। संडे स्टार में आपका खैर मकदम। आपकी जाए पैदाइश कब और कहाँ? एक्चुअली मेरी जाए पैदाइश मिठियापुर में ही हुई है। आपका 21 सितंबर 1977 को। आप अपने तालीमी सफर के बारे में बताएं। एक्चुअली में तालीमी सफर जो शुरू हुई है वो हम लोग उर्दू मीडियम स्कूल से थे। मैं मक्तब इस्लामिया प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी, उसके बाद धान खेती स्कूल से सेकेंडरी किया। 11-12 हरिमोहन घोष कॉलेज से पढ़ाई किया। उसके बाद आपका हरिमोहन घोष कॉलेज से HS पढ़ने के बाद बीकॉम के लिए हम लोग खेदीपुर बीकॉम ऑनर्स करने के लिए खेदीपुर कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किए। बीकॉम ऑनर्स करने के बाद आपका ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो गया तो मिजाज में आया कि आपका जाकर के जिंदगी में कुछ बनना है। तो दिमाग में था कि एडवोकेसी करना है, वकील बनना है। तो इसके लिए आपका जाकर करके उसी हिसाब से फिर प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद आपका कलकत्ता में कुछ एज ज़्यादा होने के कारण यहाँ के बहुत सारे कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिला। तो हम लोग आपका कुछ कलीग मिल करके नवादा कॉलेज से LLB हम लोग कंप्लीट किया 2000 साल में। 2001 में हम लोग बहुत सारे साथी थे, हम लोग मिलजुल करके वहाँ पर गए, एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद हम लोग वहाँ से लॉ कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद प्रोफेशनल कोर्स में जैसे हम लोग कोर्स कंप्लीट करने के बाद वकालत में ज्वाइन किया। लॉ कंप्लीट करने के बाद आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते थे? एक्चुअली में तालीम हासिल कर करके मकसद था कि आपका वकील का पढ़ाई करने के बाद वकील बनना। लेकिन जब वकालत के पेशे में गए तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि नहीं आपका जाकर करके कुछ और भी लाइफ में है जो कुछ करने की जिम्मेदारी है मेरे। उसके बाद धीरे धीरे करके जब इंसान का रोजगार जिस जगह से जुड़ा रहता है तो इंसान ऑटोमेटिक कुदरत की तरफ से एक इशारा होता है। तो वकालत करते करते वहाँ पर काफ़ी अच्छा जगह बनाया। उसके साथ काम करते करते अचानक आपका जाकर के रेलवे में भी नौकरी हुआ। रेलवे में नौकरी करते करते फिर मिजाज हुआ कि नहीं रेलवे का नौकरी नहीं करना है। फिर रेलवे का नौकरी से भी विदाउट एनी रिजाइन भी नहीं दिया, वहाँ से छोड़ के चले आए। उसके बाद आपका जाकर के अपना एक जगह बनाया, एक सेक्टर बनाया काम करने का, जहाँ पर प्लान हुआ कि अपने लिए तो सब कोई हर कोई जीते हैं लेकिन दूसरे के लिए भी जीना है। तो दूसरों के लिए जीने के लिए एक मिजाज बना कि जो सामाजिक काम भी कुछ हमें करना है। तो सामाजिक काम से ऑलरेडी जुड़े हुए थे। तो एक तरफ एडवोकेसी अपना किया, दूसरे तरफ सामाजिक काम से जुड़ करके सामाजिक काम को भी करते गए और कंटिन्यू करते करते आज ऊपर वाला के कर्म से आज जो प्रोफेशनल लाइफ एडवोकेसी के साथ साथ सामाजिक काम से भी जुड़ा हुआ है। आपको सामाजिक कामों का शौक कब और कैसे हुआ? चलो, मैं सामाजिक काम का शौक जो है ये कब अब कैसे पैदा हुआ मेरे अंदर में खुद भी पता नहीं है। एक्चुअली में हमारे वालिद साहब आपका जाकर के सर्विस करते थे लेकिन सामाजिक काम से उनका बहुत इंटरेस्ट था। वो हर वक्त कभी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस हो, कभी अलग अलग संस्था के माध्यम से बहुत सारे सोशल एक्टिविटी से जुड़े रहते थे। और वो क्या करते थे, जब भी वो काम करते थे कुछ भी, तो हमें आपका एज ए मतलब एक छोटा सा उम्र था तो हमको एज ए पोस्टमैन बोल लीजिए कि उनको कोई काम कराना रहा, ये चिट्ठी जाके SS कमालुद्दीन साहब को दे दो, ये कौन मीटिंग का है, डॉक्टर शमीर अनवर साहब को जाकर दे दो, इनका प्रोग्राम में इन्वाइट करना, डॉक्टर जाके शमसुज्जमान अंसारी साहब को दे दो। तो इस तरीके से कि हम जो भी उनका प्रोग्राम होता था, सोशल एक्टिविटी होता था, मोमिन कॉन्फ्रेंस का OBC को लेकर के प्रोग्राम होता था, तो वो हमको चिट्ठी देते थे जाकर के दे दो। और उसके बाद चिट्ठी देने के बाद मेरा इंटरेस्ट होता था कि उस प्रोग्राम में हम भी पार्टिसिपेट करें। तो अपने वालिद साहब को बोलते थे हम भी प्रोग्राम बनाएंगे, तो बोलते थे ठीक है रहो। तो देखते थे कि मोटिवेशन आया कि मतलब है कि वाकई में आपका जाकर के इंसान को कुछ सोशल एक्टिविटी होना है। वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखते थे। शमीर अनवर साहब को एक वाकई में एक अलग आइडियोलॉजी था उनका। SS कमालुद्दीन साहब थे और भी बहुत सारे ऐसे लोग, उनको देख करके लगता था कि हमें भी कुछ करना है। तो ये अपने वालिद साहब से हमको सीखने को मिला, देखने को मिला। ये लर्निंग उन्हीं से ही हमको आया है मेरे अंदर में। आज का समाज आपकी नजर में? लेकिन आज का जो समाज है, आज के जो बच्चे हैं, नो डाउट काफी आपका जा करके डेवलप कर रहे हैं, पूरे हाईटेक है।
आज आपका जाकर के हमारे जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, मेरा यही जो नज़र आता है कि आपका लड़कों के बानस्बत लड़कियां ज़्यादा आज के डेट में तालीम हासिल कर रही हैं, नौकरी में भी ज़्यादा, कंपटीशन में भी ज़्यादा है। तो मेरा ये नज़रिया ये नहीं है कि लड़के उससे कम है, लड़के भी करीब करीब बराबर है, लेकिन लड़कियां बहुत ज़्यादा ही ईमानदारी से काम कर रही हैं। तो वाकई में ये यंग जनरेशन को आपका जाकर के इन जनरेशन के अंदर में एक काफ़ी स्टेमिना है कि आज वो स्ट्रगल कर करके अपडेट आज अपने आप को बना रहे हैं। नई नस्ल के लिए आपका पैगाम? नई नस्ल के लिए मेरा एक मैसेज है कि आज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करना है, इसलिए कि एडुकेशन ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है आज के डेट में जो हमको आगे बढ़ाएगा, हमारे समाज को तरक्की देगा, हमें तरक्की देगा, हमें अच्छे बुरे का तमीज़ सिखाएगा, हमको आपका गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। तो आज मेरा सबसे बड़ा यही मैसेज है हमारे नौजवान बच्चों को कि आप तालीम हासिल कीजिए, तालीम के साथ साथ आपका स्किलिंग हासिल कीजिए, हुनर हासिल कीजिए, ताकि करके आपके हाथ में अगर तालीम और हुनर होता है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के आप रोजगार करके अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, अपने फैमिली को चला सकते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज है आज के यूथ को। आपके अदारे का नाम क्या है और इसकी बुनियाद कब और किसने डाली? एक्चुअल में गार्डन रिच बंगला बस्ती एकेडमिक डेवलपमेंट सोसाइटी एक एनजीओ है जो आपका फाउंडर भी हम उसके हैं। ये 1997 25 जुलाई 1997 को इसका एक बुनियाद रखा था। उस वक्त में मिजाज में यह था कि कुछ छोटा छोटा काम करना है, लेकिन ऐसा वो ब्रॉड कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन वक्त की ज़रूरत जैसे जैसे आते गई तो हम लोग एक सेक्टर पर कुछ काम करते थे, स्टूडेंट्स को लेकर, माध्यमिक के बच्चों को लेकर। उसके बाद धीरे धीरे फील हुआ कि नहीं, और भी कुछ काम करना है, जैसे स्किल ट्रेनिंग के ऊपर में काम करना है, कुछ नीडी बच्चों को सपोर्ट करना है, कुछ स्कॉलरशिप सपोर्ट करना है। आपका कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपका जाकर करके बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको बैकग्राउंड में सपोर्ट नहीं है, उसको भी आपका सपोर्ट करना। इस तरीके से हम लोग काम को जब शुरू किया धीरे धीरे करके, तो गार्डन रिच बंगला बस्ती एकेडमिक डेवलपमेंट सोसाइटी आज गवर्नमेंट सेक्टर में एक काफ़ी बड़े पैमाने पर नाम किया है कि आज हम लोग यहाँ पर गार्डन रिच के अंदर में करीबन एडुकेशन के साथ साथ हम लोग आपका जाकर स्किल ट्रेनिंग के ऊपर में, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर में, लाइवलीहुड के ऊपर में, मिड डे मील के ऊपर में, आपका डिप्राइव चिल्ड्रेन, मार्जिनलाइज बच्चों को लेकर करके आपका रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से, ओपन शेल्टर स्कूल के माध्यम से हम लोग करीबन सैकड़ों बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ हम लोग गार्डन रिच ही तक महदूद नहीं है, बल्कि ये कह लिया जाए कि आज हम लोग गार्डन रिच के अलावा सॉट 24 परगना, महेश तल्ला, बजबज, बराईपुर, हावड़ा, आपका उल्लू बड़िया, रिसड़ा में भी हम लोग काफ़ी आपका प्रोजेक्ट आपका जाकर के गवर्नमेंट के माध्यम से वहाँ पर काम करें अपनी पूरे टीम को लेकर के, जो काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि आज हम लोग अपने संस्था के मदद से काफ़ी लोगों को जोड़ा, काफ़ी लोग रोजगार भी पा रहे हैं, काफ़ी लोग इससे बेनिफिट भी पा रहे हैं, काफ़ी लोग स्किलिंग भी आपका पा रहे हैं, जिससे उसका आपका लाइफ में चेंजिंग आ रहा है। आपका अदारा किन किन कामों पर फोकस करती है? एक्चुअल में हम लोग का जो फोकस है 3 सब्जेक्ट के ऊपर में मेन फोकस है। एक है हम लोगों का फोकस एडुकेशन, जहाँ पर हम लोग बच्चों की तालीम को लेकर के ज़्यादा चिंता करते हैं। दूसरा हम लोग का फोकस है आपका स्किल ट्रेनिंग, जहाँ पर ड्रॉप आउट स्कूल के बच्चों को आपका ट्रेनिंग देना, ताकर के जो ड्रॉप आउट जो बच्चे होते हैं जो क्लास 7, 8, 9, 10 पढ़ करके छोड़ चुके हैं, तो वो बच्चों को कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है। कहीं भी जाते हैं तो उसका एक हेजिटेशन रहता है कि हम कहीं पर जाएंगे तो मेरा इसकी एडुकेशन कम है, क्या हमसे पूछा जाएगा, क्या सवाल किया जाएगा, तो हम लोग को सोचने में डर लगता है। तो खासकर हम लोग स्पेशली स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को ज़्यादा फोकस करते हैं। ट्रेनिंग में टेलरिंग है, ब्यूटिशियन है, ड्राइविंग है, नर्सिंग है, जूट के ऊपर में है, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये हम लोग का दूसरा फोकस है। तीसरा हम लोग का फोकस रहता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। आज के डेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप करीब हम लोगों का 2000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो हम लोग कुछ ही आपका ग्रुप को लेकर के चले थे, 4-5 ग्रुप को बनाया था अपने एरिया के अंदर में। आज देखते देखते करीबन 2000 ग्रुप हम लोगों का है। करीबन 700 सेल्फ हेल्प ग्रुप उल्लू बेड़िया में, करीबन 650 सेल्फ हेल्प ग्रुप हावड़ा में है, उसके बाद महेश तल्ला में है, गार्डन रिच के एरिया में है, पार्क सर्कस एरिया में है। काफ़ी जगहों पर हम लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम चल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग का मेन जो मकसद होता है
कि जो आपका औरतें हैं, लड़कियां हैं, उसको सेविंग हैबिट के अंदर में लाना। सेविंग हैबिट में अगर वो आती हैं तो जनरली आपका जाकर के अगर 2 पैसा अगर कमा करके बचा कर रखती है अगर वो औरतें हैं, तो यकीनन वो पैसा आज नहीं तो कल वो सेविंग हैबिट जो है, कल जब नीड अगर निकल करके आता है कि हमें कुछ पैसे की जरूरत अपने बच्चों को तालीम देने की, अपने बच्चों को आपका इलाज कराने का, तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि जो मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पैसा है वहां से इजिली एक लोन के शक्ल में या धार के शक्ल में पैसा लेके अपनी जरूरत को हम लोग पूरा करते हैं। तो ये हम लोग का 3 मेजर ब्रॉड एक्टिविटी है, इसके ऊपर में हम लोग का कंटिन्यू पूरा साल फोकस रहता है। एक एनजीओ चलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो अब अगर आप संस्था चलाना चाहते हैं तो एक गवर्नमेंट से एक रजिस्ट्रेशन लेना सबसे ज्यादा जरूरी, जो वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपका कुछ टैक्स रिलेटेड एक्टिविटीज है तो 80G 12A आपको लेना चाहिए। अगर आपको कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटीज करना है तो FCRA का एक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो आप गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स को लेकर करके आपका अपनी लोकेलिटी में या अपने प्रोजेक्ट एरिया पर जहाँ पर आपका फोकस है वहां पर आप काम कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यह कह लिया जाए कि FCRA इट इज नॉट सो इजी, इसलिए जब से दिल्ली में आपका NDA की गवर्नमेंट आई है वो FCRA को लेकर के बहुत सारे नए नए कानून पैदा कर दिए हैं कि आपको नीति आयोग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दर्पण में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। प्लस आपका कोई भी आपका CSR फंड लेने, जबकि CSR एक कॉर्पोरेट फंडिंग है, कोई भी संस्था ले सकता है, लेकिन CSR फंड लेने के लिए भी आपका दर्पण नीति आयोग में आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो अगर आप लीगल स्टेटस अगर मेंटेन करना चाहते हैं, तमाम रजिस्ट्रेशन को तमाम जगहों पर जो जहाँ पर सरकारी आपका रजिस्ट्रेशन उसको लेकर के ही काम करना चाहिए। विदाउट अगर रजिस्ट्रेशन काम करते हैं तो डेवलपमेंट कहीं पर नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में जब से NRC RCAA लागू होने की बात चली तब से पूरे हिंदुस्तान में एक तहरीक शुरू हुई कि भाई आपका जाकर के NRC और CAA आपका इंडियन सिटीजन के कहीं ना कहीं पर खिलाफ है। इसलिए जो लोग आधार कार्ड रखते हैं, वोटर ID कार्ड रखते हैं, तो आज NRC को लेकर करके आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चर्चा कर रही है, तो ये का जो इंडियन सिटीजन है, जो लोग हैं, वो आपका काफी तहरीक चलाएं कि आपका NRC और CAA लागू नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे संस्था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको लेकर तहरीक चलाए। आपका लीगल शकल में, एक कानूनी शकल में बहुत सारे लोग जो कैजुअली चलाए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई भी अगर तहरीक आप चलाते हैं, भले वो लागू नहीं हुआ, लेकिन आपको लीगल शकल में चलाइए ताकि करके कोई भी मामला आपके साथ ना पहुंचे। आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। मैं आपका NGO सेक्टर में करीबन 25 साल काम करने के बाद बहुत सारे अवार्ड्स हम लोगों को मिले, जिसमें से आपका जो सबसे बड़ा एक अवार्ड हम लोगों के लाइफ में था 2018 में हम लोगों को मिला, जो आपका यूथ अवार्ड आपका हम लोगों को मिला था नेहरू युवा केंद्र की तरफ से। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन हुआ था, डिस्ट्रिक्ट में कौन ऐसा संस्था है, कौन ऐसा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किए थे। उसमें गार्डन रिच बंगला बस्ती एकेडमिक डेवलपमेंट सोसाइटी हम लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। उसमें हम लोगों को फर्स्ट आपका प्राइज मिला था। हम लोगों के एक्टिविटी के ऊपर में, हम लोगों के काम के ऊपर में, हम लोगों के अचीवमेंट के ऊपर में, जो हम लोग करीबन 20 साल 25 साल से हम लोग यूथ को लेकर के, वुमेन्स ग्रुप को लेकर के, मार्जिनलाइज पीपुल्स को लेकर जो काम किया है, ये हम लोगों का सबसे अहम दिन था कि हम लोगों को आज डिस्ट्रिक्ट में का सबसे बड़ा अवार्ड हम लोगों को मिला था नेहरू युवा केंद्र साउथ कोलकाता की तरफ से। कि लाइफ का अचीवमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कभी असेसमेंट करने की कोशिश नहीं की कि आपका जाकर के कितना अचीव हुआ है लाइफ मेरा, या हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन कितना अचीव किया, असेसमेंट करने की कभी कोशिश नहीं की। बल्कि ये कोशिश करते हैं कि हर पल हर वक्त काम करते रहे, ऑटोमेटिक लोगों के नज़र में अचीवमेंट कुछ ना कुछ नजर आता रहेगा। हाँ, मेरा काम ही मेरा अचीवमेंट है। आपका पसंदीदा चंद अशार? तो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है जो जिंदगी का एक हिस्सा है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बस यही हम लोगों की जिंदगी। आज का संदेश स्टार में जनाब शहनवाज अंसारी साहब का इस्तकबाल है और आज का संदेश स्टार अवार्ड शहनवाज अंसारी साहब को दिया जा रहा है। शहनवाज अंसारी साहब।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहबर अहमद।